12वीं में उपसहसंयोजी यौगिक वाले चैप्टर में आगे देखेंगे समन्वय यौगिकों में आबंधन के सिद्धांत या फिर थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या फिर उपसहसंयोजक यौगिक है उसमें केंद्रीय धातु और मेटल एक दूसरे से किस प्रकार बंधे रहते हैं उसी को कहा जाता है आबंधन। तो उनके बीच माने केंद्रीय धातु और लिगेंड के बीच बंध या आबंधन को समझाने के लिए सिद्धांत दिए गए हैं। उन्हीं सिद्धांतों के बारे में आज डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोग को यह है केंद्रीय धातु और ये है लिगेंड, ये भी लिगेंड है। तो इस केंद्रीय धातु और लिगेंड के बीच ये जो बंध बन रहा है इसी बंध को या बॉन्डिंग को समझाने के लिए सिद्धांत बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि वर्नर का सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन सब के बारे में देखना है। तो सबसे शुरू देखेंगे हम लोग वर्नर का सिद्धांत या फिर वर्नर्स थ्योरी। तो इस थ्योरी को अल्फ्रेड वर्नर ने सन 1893 में दिया था और उन्होंने इसके लिए उन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने बताया था वर्नर ने कि सबसे पहले इन्होंने बंधन को माने केंद्रीय धातु और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को समझाने का सबसे पहले इन्होंने क्या किया, प्रयास किया और उपसहसंयोजी जो यौगिक हैं उनमें बंधन पाया जाता है और उन यौगिकों को उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं, ऐसा करके इन्होंने बताया था। वर्नर ने क्या किया, जब अपना स्टडी किया तो उस टाइम उन्होंने कोबाल्ट केंद्रीय धातु के रूप में क्या लिया, कोबाल्ट को लिया और कोबाल्ट का जो संकुल बनता था कोबाल्ट के संकुल का एक ठो श्रेणी का निर्माण किया, माने एक यौगिक बनाया फिर उसी टाइप के दूसरा यौगिक फिर तीसरा यौगिक, इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट का जो कॉम्प्लेक्स था उसका एक श्रेणी का निर्माण किया और उन्होंने इनके लिए ठंडा विलयन को लिया और ठंडा विलयन जो विलयन क्या था, ठंडा था, उसको लेकर के यौगिक की जो संरचना है उसको स्थायित्व कर स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया, जो कोबाल्ट के यौगिक था उन्हें सिल्वर नाइट्रेट के आधिक्य के साथ अभिकृत किया, माने सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया और जो कोबाल्ट का जो यौगिक उसने बनाया था उन दोनों को लिया और एक दूसरे के संपर्क में उनको ला करके क्रिया करवाया गया। तो उसमें क्या हुआ, जो अवक्षेपित हो जाता था वो क्या था, सिल्वर क्लोराइड। जब दोनों को उसने मिलाया, किसको, कोबाल्ट के संकुलों को और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को, तो उन्होंने देखा कि जो अवक्षेप के रूप में उनको क्या मिला, सिल्वर नाइट्राइड की मात्रा, सिल्वर क्लोराइड की मात्रा। तो जो सिल्वर क्लोराइड उनको मिला वो किस रूप में मिलेगा, AgCl के रूप में मिला। तो ये जो मात्रा मिला, कोबाल्ट का श्रेणी बन गया था यौगिक का, तो एक कोबाल्ट के संकुल से अलग मात्रा में ये मिला सिल्वर क्लोराइड, दूसरी कोबाल्ट के यौगिक को लिया तो दूसरे मात्रा में कोबाल्ट के यौगिक से क्लोराइड निकल करके सिल्वर क्लोराइड बना। तो अलग अलग जो यौगिक था कोबाल्ट का उनसे क्या हुआ, अलग अलग मात्रा में यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड की मात्रा उनको देखने को मिला और उन्होंने जो मात्रा देखने को मिला उनको एक सारणी के रूप में यहाँ पे बुक में दिखाया है। तो उन्होंने वर्नर ने जो सारणी बनाया था इस प्रयोग के आधार पे, उसी के आधार पे इस सारणी को लिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो वर्नर ने जो यौगिक बनाया था उसमें सबसे पहला यौगिक क्या था, COCl3 6NH3। यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट केंद्रीय धातु के रूप में है और क्लोरीन को भी लिगेंड के रूप में लिया है और जो अमोनिया है इसको भी लिगेंड के रूप में लिया है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अधिकतम ज्यादा से ज्यादा स्थायी वाले उपसहसंयोजी यौगिक में 6 ठो लिगेंड जुड़ा रहता है, लेकिन इसमें कितना ठो जुड़ा हुआ है, 6 ठो अमोनिया है और 3 ठो क्लोरीन है। तो टोटल इसमें 9 ठो लिगेंड देखने को मिल रहा है। तो इस यौगिक को उन्होंने क्या किया होगा, वर्नर ने
सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ डाल करके उसको प्रयोग करा, तो प्रयोग में उनको क्या मिला कि इसमें का जो 3 क्लोरीन था वो क्या बना लेगा, 3 सिल्वर क्लोराइड का अणु बना करके अवक्षेप के रूप में नीचे पीपीटी बन के जम जाएगा। प्रेसिपिटेट या पीपीटी भी बोलते हैं अवक्षेप को, पीपीटी या प्रेसिपिटेट या फिर अवक्षेप कुछ भी बोल सकते हो। तो इसमें का 3 क्लोरीन 3 AgCl बना के वहां पे अवक्षेपित हो गया। तो इसी को बुक में दिया हुआ है अवक्षेपित हुए क्लोरीन की मात्रा, तो कितना क्लोरीन इसमें से बाहर निकला, 3 क्लोरीन AgCl बन के बाहर निकला। तो यहाँ से 3 क्लोरीन बाहर निकल गया, तो इसमें 3 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 6 अमोनिया इसके पास बचेगा। तो उसके आधार पर जो यौगिक बनाया था वर्नर ने उसको क्या किया, आधुनिक सूत्र के रूप में उसका नया सूत्र बनाया गया। तो इसको जब अवक्षेपित हो गया क्लोरीन यहाँ से, तो नया सूत्र जो बना वो इस प्रकार से बना है। इस तीनों क्लोरीन को बाहर निकाल दिया गया है और जो हम लोग लिखते हैं ना बड़े वाले ब्रैकेट में, उस टाइप से इसको लिखा गया है। तो जो कोबाल्ट है उपसंयोजन मंडल के अंदर रहेगा, 6 अमोनिया इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड रहेगा, माने कि ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और 3 क्लोरीन जो AgCl बना करके बाहर निकल रहा था, ये क्लोरीन क्या होगा, बड़े ब्रैकेट के बाहर में लिखते हैं तीनों क्लोरीन को। तो ये हो गया पहला यौगिक किसका, वर्नर का। इसी प्रकार से उन्होंने श्रेणी बनाया था, तो उस श्रेणी का दूसरा यौगिक क्या था, COCl3 5NH3H2O। इसमें क्या देखने को मिल रहा है, 5 अमोनिया है, 1 जल का अणु है लिगेंड के रूप में, और 3 क्लोरीन है। तो 5 1 6 और 3 9, यहाँ भी 9 लिगेंड देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ भी क्या होगा, 3 लिगेंड बाहर निकल जाएगा और 6 लिगेंड अंदर बचा रहेगा। तो इस प्रयोग में सिल्वर नाइट्राइड का विलयन डाले हैं, माने कि AgNO3 विलयन में इसको डुबाए हैं। तो इसमें का सिल्वर Ag और इसमें का ये 3 क्लोरीन मिलके क्या बना लेंगे, फिर से 3 AgCl बना लेंगे। तो यहाँ से क्लोरीन के अवक्षेपित होने की मात्रा क्या हो जाएगी, 3, क्योंकि 3 क्लोरीन AgCl बना लेगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये तीनों निकल जाएगा तो CO 5NH3 और H2O। तो इसको अगर हम लोग आधुनिक सूत्र के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CONH3 यहाँ पे आएगा 5 और ये H2O। तो उपसन संयोजन मंडल के अंदर में कितना लिगेंड आ गया, 5 अमोनिया और 1 H2O, 6 लिगेंड अंदर में है, और जो 3 क्लोरीन बाहर निकल रहा था अवक्षेप बन के, उसको ऋण आयनिक क्षेत्र में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, तीसरा यौगिक बनाया। तो तीसरा यौगिक क्या था, कोबाल्ट का। देखो इन सब में केंद्रीय धातु क्या है, कोबाल्ट है, माने केंद्रीय धातु इसमें एक समान है, लेकिन लिगेंडों का थोड़ा मोड़ा हेर फेर इसमें लिया गया। तो जो कोबाल्ट है Cl3 और 5NH3 है, तो यहाँ से 5 और 3 8 लिगेंड इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसमें हमको क्या करना है, इसको जब मिलाया गया किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो वर्नर ने देखा कि इसमें का केवल 2 जो क्लोरीन था वो AgCl बना करके अवक्षेपित हो रहा था। तो 2 क्लोरीन पीपीटी बन रहा था, अवक्षेपित हो रहा था। तो यहाँ पे क्लोरीन अवक्षेपित की संख्या कितनी लिखी है, 2। तो इसमें का 2 क्लोरीन अवक्षेपित हो रहा था। तो जब इसका आधुनिक सूत्र लिखा गया तो इसमें बड़े ब्रैकेट के बाहर केवल 2 क्लोरीन को लिखे हैं, और जो तीसरा क्लोरीन था उसको कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 अमोनिया है और कोबाल्ट को 6 लिगेंड के साथ सीधा जुड़ना है। तो 6 पूरा करने के लिए यहाँ के 1 क्लोरीन को बड़े ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं और 2 क्लोरीन यहाँ पे केवल अवक्षेपित होता है। तो ये इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CONH3 5Cl, और 2 क्लोरीन अवक्षेपित हो रहा है उसको ऋण आयनिक क्षेत्र में लिखेंगे कोष्ठक के बाहर।
तो यहाँ पे ये हो गया। इसी प्रकार से जो वर्नर की थ्योरी है उसमें और कितना ठो दिया गया है, 3 ठो और यौगिक दिया हुआ है। तो उसमें क्या अंतर आएगा, यहाँ पे 4 ठो NH3 जिसमें रहेगा, माना कि यहाँ पे 4 ठो NH3 है, इसके अगले वाले यौगिक में यहीं से समझा रही हूँ, समझ लेना। यहाँ पे 4 ठो NH3 है तो क्या होगा, 4 और इसको 6 पूरा करना है अंदर में, तो 4 और इसमें का 2 बचेगा और केवल इसमें का क्या होगा, एक ही ठो क्लोरीन जा करके यहाँ पे AgCl बना करके बाहर निकलेगा। तो इसका इस प्रकार से जब सूत्र लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CONH3 Cl2 और केवल एक Cl यहाँ पे बाहर निकलेगा। ठीक, अगर यहाँ पे 3 रहेगा तो क्या होगा, इसमें 3 है और ये 3 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 3 ठो क्लोरीन अंदर है और 3 ठो क्लोरीन बाहर है। बाहर रहने के लिए इसमें क्लोरीन है ही नहीं, 3 क्लोरीन है और 3 ठो क्या है, अमोनिया है। तो यहाँ पे 3 और 3 6, ये सब क्या हो जाएगा, बड़े ब्रैकेट के अंदर में ही रहेगा और बाहर लिखने के लिए एक भी क्लोरीन इसके पास नहीं बचेगा, क्योंकि ये सब क्या हो जाएगा, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर में ही रहता है। तो इस प्रकार से सारणी बना करके दिया हुआ है बुक में, इसको अच्छे से इसको आप लोग एक बार और देख लेना तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे वर्नर जो था उन्होंने अपनी सिद्धांत में और बताया किसके बारे में, बंध के प्रकार, बंधों के बारे में। तो उसमें था जो संकुल यौगिक बनते हैं उनमें सभी धातु परमाणुीय या फिर आणविक रूप में 2 प्रकार की संयोजकता दर्शाते हैं। वर्नर सिद्धांत में 2 प्रकार की संयोजकता के बारे में बताया गया है। पहला संयोजकता क्या है, प्राथमिक या उसी को बोला जाता है प्रमुख या फिर आणविक संयोजकता। फर्स्ट संयोजकता क्या है वर्नर संयोजकता का, प्राथमिक या प्रमुख या फिर आणविक संयोजकता, और दूसरा है द्वितीयक या फिर अनायनिक संयोजकता। ठीक है, 2 प्रकार की संयोजकता बताया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो केंद्रीय धातु रहता है, केंद्रीय धातु रहेगा और आयन रहेगा, उनकी जो प्राथमिक संयोजकता है, माने कि प्राथमिक संयोजकता केवल ऋण आयन वाले लिगेंड के साथ संतुष्ट होगी। माने जो प्राथमिक संयोजकता है उसमें केवल ऋण आयनिक लिगेंड जाकर के जुड़ सकता है। तो जो ऋण आयनिक लिगेंड है उसमें क्या आएगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड और साइनाइड, Cl- Br- Cn-। इसी प्रकार से जो प्राथमिक संयोजकता रहती है उसको क्या बोला जाता है, केंद्रीय धातु या फिर परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। और उसको क्या से दर्शाया जाता है, बिंदु बिंदु करके डैश डैश के रूप में दर्शाते हैं। जैसे ये क्या था, वर्नर के सिद्धांत में जो यौगिक बना था उसका ये स्ट्रक्चर है। इस वाले यौगिक का स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनता है। ये कोबाल्ट केंद्रीय धातु था, तो ये कोबाल्ट केंद्रीय धातु 6 ठो अमोनिया जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 ठो अमोनिया इसमें जुड़ा हुआ है। अब जो अमोनिया यहाँ पर ठोस लाइन के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो यह है ठोस लाइन। अब इसमें आप लोग को क्या दिख रहा है कि 3 ठो जो क्लोरीन है यहाँ पे डैश डैश करके जुड़े हुआ है। तो ये जो डैश डैश है इसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो डैश डैश है उसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक संयोजकता बोलते हैं। और डैश डैश वाला जो लाइन रहेगा हमेशा किससे जुड़ेगा, ऋण आयनिक वाले लिगेंड के साथ जुड़ता है। और जो डैश डैश वाली संयोजकता है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, क्योंकि जो डैश डैश वाला रहेगा उसी के आधार पे इस केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण करते हैं। जैसे 3 ठो क्लोरीन इसमें जुड़ा हुआ है, तो तीनों क्लोरीन के कारण -3 चार्ज आएगा। क्लोरीन में -3 चार्ज होगा तीनों
तीनों क्लोरीन का -1 -1 -1, तो तीनों क्लोरीन का कितना हुआ -3। तो कोबाल्ट पे कितना चार्ज आएगा +3, उसका उल्टा। तो यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा +3। तो इसके आधार पे हम लोग केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। इसलिए ये जो प्राथमिक संयोजकता है या फिर डैश डैश वाला जो संयोजकता है उसको ऑक्सीकरण संख्या भी कहा जाता है। अब यहाँ पे दूसरा दिया गया है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है या फिर आयन है उनकी जो द्वितीयक संयोजकता रहती है। अब पहला देख लिए क्या, प्राथमिक संयोजकता खत्म यहाँ पे। अब जो द्वितीयक संयोजकता रहती है उसमें ऋण आयन अथवा उदासीन परमाणु कोई भी आकर के अटैच हो सकते हैं। देखो यहाँ पे ठोस लाइन के द्वारा जो जो दिखाया गया है वो क्या होगा, द्वितीयक संयोजकता को प्रदर्शित करेगा। और जो ठोस लाइन है उसमें यहाँ पे जो लिगेंड रहेगा और ऋण आयनिक वाला लिगेंड भी हो सकता है और उदासीन लिगेंड भी जुड़ सकता है। तो यहाँ पे उदासीन लिगेंड जुड़ा हुआ है क्योंकि अमोनिया उदासीन है, और यहाँ पे ऋण आयनिक वाला लिगेंड भी इसमें आकर के जुड़ सकता है। और इसको हमेशा ठोस लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है। और आधुनिक शब्दावली में अगर देखेंगे तो जो संयोजकता है सूत्र लिखते के समय इनको गुरु कोष्ठक माने बड़ा वाला जो ब्रैकेट रहेगा ना उसके अंदर किसको दर्शाते हैं, द्वितीयक संयोजकता को दर्शाते हैं। जैसे यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर द्वितीयक संयोजकता को दर्शाए हैं, अमोनिया द्वितीयक संयोजकता है तो इसको कोष्ठक के अंदर दर्शाते हैं, और जो प्राथमिक संयोजकता रहता है उसको कोष्ठक के बाहर दर्शाएंगे। ये हो गया। अब कोष्ठक के जो अंदर दर्शाते हैं उसको क्या बोला जाता है, समन्वयन मंडल बोलते हैं। और ये जो क्या होता है, आणिक होता है, जो कोष्ठक के बाहर में दर्शाया जाता है वह आणिक रूप में टूट सकता है। जैसे कि ये जो क्लोरीन है Cl- आयन के रूप में टूट जाएगा, और जो अंदर वाला है वह आणिक रूप में नहीं टूट सकता है। तो जो बाहर वाला है और टूट जाता है आणिक रूप में तो उसको क्या बोलेंगे, आणिक संयोजकता भी कहा जाता है। और जो कोष्ठक के अंदर रहता है वह आणिक रूप में नहीं टूटता है, इसलिए इसको अनआणिक संयोजकता भी कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जो प्रत्येक तत्व है माने कोई भी तत्व जब वर्नर सिद्धांत के अनुसार क्या करेगा, यौगिक बनाएगा, तो प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता दोनों को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करता है, जिसके कारण कभी कभी एक ही ठो लिगेंड में दो प्रकार की संयोजकता दर्शाना पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, ये वाला जो यौगिक है इसमें 5 ठो है, यहाँ पे 5 लिए थे और यहाँ पे 2 ठो Cl था, यहाँ पे 3 ठो Cl था और यहाँ पे 5 ठो क्या था, अमोनिया था। तो इस वाले यौगिक के लिए CO Cl3 5NH3 इसका सूत्र क्या बना, आधुनिक सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार से बना, CONH3 5Cl और Cl2। तो इसमें क्या हो रहा है, एक Cl कोष्ठक के अंदर है और 2 Cl कोष्ठक के बाहर है। तो ये जो Cl है ऑक्सीकरण संख्या में इसका भी योगदान होगा। तो ये जो Cl है प्राथमिक संयोजकता भी प्रदर्शित करेगा और द्वितीयक संयोजकता भी प्रदर्शित करेगा। तो जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये जो कोबाल्ट है सेंटर में रहेगा केंद्रीय धातु के रूप में, और 5 ठो अमोनिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये द्वितीयक संयोजकता से जुड़ा हुआ है। 5 ठो अमोनिया क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में है तो ये द्वितीयक संयोजकता दर्शाएगा। उसके बाद ये जो 1 ठो क्लोरीन है ये यहाँ पे कोष्ठक के अंदर है, इसलिए क्या करेगा, यह भी द्वितीयक संयोजकता दर्शाएगा। लेकिन यह ऋण आयनिक है और क्या कर रहा है,
ऑक्सीकरण संख्या के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो अंदर वाला क्लोरीन था, ये वाला क्लोरीन यहाँ पे ये यहाँ से प्राथमिक संयोजकता भी शो करेगा। तो ये द्वितीयक संयोजकता भी दर्शाता है, प्राथमिक संयोजकता भी दर्शाता है। अब जो दो बचा हुआ क्लोरीन है ये क्या करेगा, यहाँ से प्राथमिक संयोजकता इस प्रकार से दर्शाएगा। तो इसका संरचना इस प्रकार से बनेगा यहाँ, क्योंकि ये क्लोरीन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की संयोजकता दर्शा रहा है। इसी प्रकार से जो बहुत सारे और यौगिक आएंगे जिसमें क्या करना पड़ेगा, दो क्लोरीन को प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकता को दर्शाना पड़ सकता है, या फिर 3 क्लोरीन है तो तीनों क्लोरीन को क्या करना पड़ सकता है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों संयोजकता को दर्शाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे उसका संरचना करके दिया हुआ है बुक में, वहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा सब कुछ। अब इसके बाद आगे दिया हुआ है कि प्रत्येक जो केंद्रीय धातु रहता है उसमें निश्चित संख्या में द्वितीयक संयोजकता रखते हैं। माने कोई भी केंद्रीय धातु क्या करेगा, निश्चित संख्या में द्वितीयक प्रकार की संयोजकता को रखता है, और इस संख्या को केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो केंद्रीय धातु आयन है वो द्वितीयक प्रकार की संयोजकता निश्चित संख्या में रखेगा। अब अगला देखते हैं इसमें, जैसे कोबाल्ट का +3 ऑक्सीकरण संख्या रहता है, प्लेटिनम में अधिकतर +4 ऑक्सीकरण संख्या देखने को मिलता है। जो केंद्रीय धातु है वह धातु आयन के चारों ओर द्वितीयक संयोजकता निश्चित स्थान पर पाई जाती है। मान जो द्वितीयक संयोजकता है वह क्या होगा, केंद्रीय धातु के चारों ओर एक निश्चित स्थान पर ही पाया जाएगा, और जिसके कारण संकुल यौगिक का ज्यामिति या स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन कर स्थान पर स्थित रहेगा, तभी उसकी एक निश्चित प्रकार की संरचना या ज्यामिति देखने को मिलेगी। अगर किसी धातु में 6 द्वितीयक संयोजकता है, इसके जैसे जो सेकेंडरी या द्वितीयक संयोजकता कितना है, 6 है, 6 अमोनिया है, तो उसमें क्या करेगा, केंद्रीय धातु के चारों ओर अष्टफलकीय रूप से 6 संयोजकता व्यवस्थित रहती है। जैसे इसको अगर मिलाएंगे सब अमोनिया को, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अष्टफलकीय संरचना यहाँ से बनेगी। तो जब 6 रहता है तो अष्टफलकीय के रूप में रहेगा, 4 अगर रहता है तो क्या करेगा, ये षटकोणीय संरचना है, अष्टफलकीय संरचना अगर देखेंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा, इस प्रकार से अष्टफलकीय संरचना देता है। या फिर षटकोणीय समतलीय के रूप में हो सकता है, या फिर त्रिकोणीय प्रिज्म के रूप में भी एक निश्चित ज्यामिति के आधार पे और लिगेंड के आधार पे इनकी संरचना बनती है। तो यहाँ पे 5वां नंबर में जो दिया हुआ है ना, प्रिंसिपल वाले में पेज नंबर कितना 628, उसमें देखना कि केंद्रीय धातु में निश्चित संख्या में द्वितीयक संयोजकता रखते हैं। तो यहाँ पे द्वितीयक संयोजकता को क्या बोल दिया गया है, ऑक्सीकरण संख्या बोला गया है। तो ऑक्सीकरण संख्या हमेशा किसको बोला जाता है, प्राथमिक संयोजकता को कहा जाता है। तो उसको सुधार लेना, 5वां नंबर में द्वितीयक संयोजकता को क्या बोल दिया गया है, ऑक्सीकरण संख्या। तो उसको ऑक्सीकरण संख्या नहीं बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन संख्या या समन्वय संख्या बोला जाता है द्वितीयक संयोजकता को, और प्राथमिक संयोजकता को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या बोला जाता है। तो प्राथमिक संयोजकता माने ऑक्सीकरण संख्या और द्वितीयक संयोजकता माने कि समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या, उसको सुधारना पड़ेगा 5वां नंबर में। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका दिया हुआ है, ये जो 2 बताई इसी टाइप से स्ट्रक्चर है, इसको देख लेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है किस टाइप से जुड़ता है। उसके बाद आते हैं हम लोग वर्नर सिद्धांत द्वारा यौगिकों के
सिद्धांत जो दिया गया उसकी सीमाएं या फिर लिमिटेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी। तो इसमें सबसे पहले आता है कि जो केंद्रीय धातु तक ही संकुल यौगिकों का निर्माण क्यों सीमित है। केंद्रीय धातु और संकुल को बस यहाँ पे बताया गया है, केंद्रीय धातु के अलावा किसी और चीज के बारे में अच्छे से यहाँ डिटेल से नहीं दिया गया है। दूसरा है कि संकुल यौगिकों की निश्चित ज्यामिति क्यों होती है। यहाँ पे पॉलीनोमाय अष्टफलकीय रहता है, वर्ग समतलीय रहता है, तो ऐसा होता है तो क्यों होता है उसके बारे में यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है। इन यौगिकों की निश्चित चुंबकीय एवं प्रकाशीय गुण होते हैं क्यों, माने जो भी पाया जाएगा स्ट्रक्चर चाहे षटकोणीय हो, वर्ग समतलीय हो या फिर अष्टफलकीय हो, इनका क्या होता है, एक निश्चित चुंबकीय गुण उसमें पाया जाता है या फिर क्या रहता है, प्रकाशीय गुण पाया जाता है। तो ऐसा क्यों पाया जाता है इसके बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है। इन जानकारी बंधों को अन्य सिद्धांत द्वारा प्राप्त होती है। तो ये तीनों क्या था, लिमिटेशन था, सीमाएं थी किसका, वर्नर सिद्धांत का। इन सीमाओं को हल करने के लिए, इनके बारे में डिटेल से विस्तृत व्याख्या करने के लिए और आगे बहुत सारे सिद्धांत दिए गए। तो उन सिद्धांतों में क्या आता है, पहला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या VBT या संयोजकता बंध सिद्धांत। दूसरा आता है उसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या फिर CFT जिसको कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। और तीसरा आता है लिगेंड फील्ड थ्योरी या LFT या फिर लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत। तो इन सब सिद्धांतों के बारे में अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, वर्नर सिद्धांत से क्या क्या पता चला था हमें, कंक्लूजन यहाँ पे दिया है कि कुछ ही तत्वों द्वारा संकुल का बनाया जाना। यहाँ पे क्या किया गया है, केवल एक कोबाल्ट को लेकर संकुल निर्माण को बताया है। तो केवल कुछ ही तत्व संकुल का निर्माण करते हैं, इसके बारे में पता चला। दूसरा पता चलता है कि संकुल यौगिकों में समूहों का दैशिक गुण, उसमें एक निश्चित दिशा में दैशिक गुण पाया जाता है क्योंकि एक निश्चित दिशा में उनके लिगेंड व्यवस्थित रहते हैं, इसके बारे में पता चला। तीसरा पता चला कि संकुल यौगिकों में विशिष्ट चुंबकीय लक्षण पाए जाएंगे, लेकिन उसका व्याख्या यहाँ पे नहीं दिया गया है। संकुल यौगिकों का कलर जो सामने दिया गया है इन सब यौगिकों का, उसमें इनके कलर के बारे में भी वर्णन किया गया है। तो इनके रंग के बारे में पता चल गया। उसके बाद इन सब के बाद आगे जो सिद्धांत आता है संयोजकता बंध सिद्धांत, उसको पाउलिंग ने दिया था, पाउलिंग नामक वैज्ञानिक ने। अब उसके बाद जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत आता है उसको किसने दिया था, बेंदे तथा ब्लॉक ने। और जो लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत है LFT, उसको दिया था मुलिकन नामक वैज्ञानिक ने। और उसके बाद जो आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या MOT, जिसको दिया था, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसको कहा जाता है अणु कक्षक सिद्धांत। इसके बारे में आप लोग देख कर रखना, इन सब सिद्धांत के बारे में अगली क्लास में इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।